देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी के मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाए थे, देखा था आपने। और बहुत सारे आपने क्वेश्चंस भी किए थे, जिससे बाहर मुझे नहीं लगता कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी क्वेश्चन बचा है या फिर कुछ ऐसा बचा हो जो आपसे पूछा जाए तो आप आंसर ना कर सके उसका। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करेगा। क्यों मेंटेन करेगा? क्योंकि ये क्लोन फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। क्यों क्लोन फॉर्मेशन करेगा? क्योंकि इसको किसी भी दूसरे गेमेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर दूसरे पार्टनर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जेरोक्स कॉपी बना के देता जाता है, और जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी के वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी आप लोगों को। और वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ हमने क्या देखा था वहां पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ा था और देखा था। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आपको समझना है और करना है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी छोटी छोटी बची हुई है इस चैप्टर में। जैसे मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊं, तो आप एक नाम सुनेंगे वहां पे, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। कुछ और टर्मिनोलॉजी है, वैसा फ्लावर जो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है, स्टेमेन को कैरी करेगा। स्टेमिनेट सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करेगा। पिस्टिलेट ऐसा ट्री जो फ्लावरिंग पूरी लाइफ टाइम में एक बार करेगा, और एक बार करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बैम्बू स्पीशीज, मतलब टर्मिनोलॉजी भरी पड़ी है इस चैप्टर में, उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको आज की क्लास में सिखाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि कोई सा भी चैप्टर हो, कहीं ना कहीं से इस चैप्टर का जिक्र वहां पे आता है, क्योंकि ये पूरे आपके जितने भी आगे के 15 चैप्टर है उनके लिए ये इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जाके इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं कई बार बना चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाई थी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने में इस बात की श्योरिटी बना के रखता है कि इट ऑल्सो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, this mode of reproduction requires this mode of reproduction requires two different types of gametes, that is one male gamete, one male gamete and one female gamete, one female gamete। ये मैंने आपको डिफरेंस में सिखाया था, याद आया सबको? जब मैं आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस सिखा रही थी, वहां पे मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी लिखा था, कुछ नया मैंने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, अब मैं क्यों पॉइंट दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चों की नोटबुक में मैंने देखा पैसेज में लिख रहा है, उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करा रही हूँ आपकी, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा खुद के आंसर को लिखते वक्त कि हमें ऐसा ही फॉर्मेट मेंटेन करना है एग्जामिनेशन के अंदर भी। ठीक है, बाकी तो मैं एरो दे के लिखती चली जाती थी, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रही हूँ। दूसरी बात, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, द मोड ऑफ sexual reproduction, the mode of sexual reproduction
maintains variation. So it is called as the reason of variation. The reason of variation from one generation to another generation, from one generation to another generation to another generation is hidden in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का स्टेटमेंट है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीसरा पॉइंट लिखिए. द phenomena of sexual dimorphism is visible in sexual reproduction. Because of presence of Ma'am, two different types of ma'am, सुन रही हूं मैं. गेमेट्स बोलिए क्या बोल रहे थे. मैम अभी स्टार्ट हुआ है. क्या हो रहा है. ये पेज देख के समझ आ रहा होगा कब स्टार्ट हुआ है. SM है. मैम इसके बाद विजिबल है. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए. ठीक है. जब मैं लिख रही होती हूँ तो दिमाग कहाँ रख के आते हैं. दिमाग कहाँ रख के आते हैं जब मैं लिख रही होती हूँ तो यही रहता है ना. तो मैं लिखने के साथ साथ डिक्टेट भी करती हूँ उस चीज को. और आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है ना. मैंने एक भी वर्ड जो है इसमें नई नहीं लिखी है. ठीक है. आप अभी मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम डायमॉर्फिज्म नहीं पता क्या आपको. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने डे 1 में आपको जब डिफरेंसेस सिखाए थे वहां पे मैंने आपको सिखाया था. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हर एक टॉपिक जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है. इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए. मैं दोबारा से बोल देती हूँ. पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि यही एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो टाइप के गेमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. That is, this mode of reproduction requires two different types of gametes. That is, one male gamete and one female gamete. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये खासियत है कि ये वेरिएशन को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ये बोला गया है वेरिएशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने का जो काम करता है वो किसके हेल्प से करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से.
तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन्स वेरिएशन, सो इट इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका चैप्टर 5 का एक स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का जो फेनोमेना है वो भी आपको विजिबल है, दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। अगर मेल और फीमेल गेमेट का ड्रामा होगा ही नहीं तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा सुना भी कीजिए बात को, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर लिखती हूँ। लिखने के बाद फिर वही ऐसा लगता है कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वहां क्या लिखा है, उधर क्या लिखा है, आई है, जेड है, एस है, ऐसा नहीं करना है। यू आर इन क्लास 12th नाउ, ठीक है। जब यहाँ पे लिखने में ऐसी दिक्कत होगी बोर्ड में कैसे लिखेंगे फिर। शायद 4th पॉइंट जाएगा आगे। हाँ, चौथा पॉइंट में लिखने जा रही हूँ, यही वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे, इस बायोस्फीयर में इवोल्यूशन हो रहा है और होता रहेगा, ठीक है। मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे कम लिखूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन। तो मैंने आपको हिंदी में उससे ज्यादा समझा दिया, आपको बात समझ आ गई होगी। चौथा पॉइंट लिखिए यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा स्लो प्रोसेस जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखते जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स में एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, काफी ज्यादा समझा दिया मैंने आपको। इसमें कोई बच्चा अगर पूछे तो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पीडीएफ में या आप अपने नोट में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच लीड्स टू एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves mainly 3 events. देखिए, मैंने मिड में फर्टिलाइजेशन इवेंट लिख दिया है। किसी चीज के पहले कुछ होता है तो हम लोग प्री लगाते हैं उसमें। जैसे बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होता है आपका, होता है ना, प्री मतलब पहले स्कूल वाले चेक करते हैं किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई की भी है या नहीं की है। अगर फेल कर गया तो उसको बोर्ड एग्जाम देने देना है या नहीं देना, यही होता है ना प्री बोर्ड में मोस्टली, ठीक है। तो इसके पहले का जो इवेंट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। लास्ट में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैं इन तीनों की डिटेलिंग करना स्टार्ट करूंगी, उसके पहले फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपका नंबर है वो।
आगे बढ़े, हो गया सबका? ठीक है, Yes, बहुत yes, आसान, ma'am. बहुत कर लीजिए। चलिए, आज फिर भी प्रीवियस क्लास से बेटर स्ट्रेंथ है। आकांक्षा, आयशा, अनुप्रिया, अरुणिमा, आयुषी, जागृति, कष्ट, रोशनी, सुप्रिया, वीना। और सारी गर्ल्स हैं, एक अमन था वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। सारी 10 के 10 स्टूडेंट है वो गर्ल्स ही हैं सारे। आगे हम लोग, सलमान कह रहा है इस बात पे ताली बजाओ। गर्ल्स कॉन्शियस होती है, ये बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, Yes, ma'am. देखिए बहुत स्मूथली देखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पिक किए जाएंगे, मैं सिखाती जाऊंगी आपको साथ के साथ कैसे करना है उसको। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा स्पेस कवर होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा स्पेस सेव करने की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्स्ट, fertilization event second, post fertilization event third, post fertilization event थर्ड। अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। मतलब हम लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो प्रिपरेशन कहाँ पे होगा, वो प्रिपरेशन होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। कहाँ पे होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट लीड्स टू, बहुत ध्यान से समझना है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पे जेनेसिस का मतलब है GENESIS, इसका मतलब है सिंथेसिस और फॉर्मेशन। जो समझना है आपको समझिए, बनना अगर हिंदी में हम लोग समझे तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया द फेनोमेना ऑफ formation of gametes। अब थोड़ा सा, क्योंकि क्लास 11th में मैंने आप लोगों को सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने वो चैप्टर जब कराया था, जिन बच्चों ने नहीं किया वो फिर से हो जाएगा। जब मैंने वो चैप्टर कराया था तभी मैंने आपको ये बात बोली थी कि कोई ऐसा दुनिया का चैप्टर बायो में उठ के नहीं आ सकता जिसमें माइटोसिस और मियोसिस का जिक्र ना हो। याद आया? हाँ बिल्कुल,
हमेशा हर जगह इसका जिक्र की, इवन कि चाहे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़िए, चाहे आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़िए, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, ठीक है। अब वहां मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, तो उसका कुछ जो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसको मैं यहाँ पे इस पेज पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मेल पेरेंट है, अगर क्या है यहाँ पे मेल पेरेंट है, और अगर यहाँ पे क्या है फीमेल पेरेंट है, ठीक है। तो मेल पेरेंट में पहले, अभी मैं आपको इसी क्लास में चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा, ह्यूमन का केस बता रही हूँ। अगर oogenesis होगा तो ओवम बनेगा, oogenesis होगा तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ठीक है। तो इस मेल पेरेंट का काम क्या है, इस मेल पेरेंट को क्या करना है, स्पर्म्स बनाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या बनाना है इसको, स्पर्म्स बनाना है। और फीमेल पेरेंट को क्या करना है, ओवम बनाना है। क्या करना है, ओवम बनाना है, ठीक है। इस जर्नी के बीच में, इस जर्नी के रास्ते में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने का काम, कोई तो एक ऐसा सेल होगा ना जहां से कहानी स्टार्ट हो रही होगी। बात समझ आ रही है, कोई ऐसी चीज होगी, कुछ होगा ऐसा जहां से ये स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए इसको जहां से स्टार्ट किया जाता है, दैट इज, उसको बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्वेश्चन अगर ये सब ना मिले आपको बोर्ड एग्जाम में और नीट में, दोनों में, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनियम वो सेल है, दैट स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स of the type of cell division which is meiosis, meiosis। कोई दिक्कत, which is meiosis। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमें ना कुछ लग रहा है रटना पड़ेगा, तुरंत ये आपको प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। भी मैं आगे समझा रही हूँ, अभी तक देखिए। ओवम के बनने के लिए, क्या बनने के लिए, ओवम के बनने के लिए, ठीक है। ओवम के बनने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो इस जर्नी को स्टार्ट करेगा, मैं आपको एक चार्ट, ताकि बीच में कहीं ये सब फिर लिखा हुआ और ना जाए, तो मैं ज्यादा इस पे वर्क नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, ये पूरा क्लास फिनिश होने दीजिए, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं वो चार्ट शो कर दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जो सेल पार्टिसिपेट करेंगे उसका नाम है ओगोनियम। क्या नाम है, ओगोनियम। Spermatogonium is responsible for spermatogenesis and oogonium is responsible for oogenesis। अब यहाँ पे ओवम को बनाने के लिए भी जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है यहाँ पे, दैट इज meiosis। एग्जाम आइडिया में आप ही की 12वीं क्लास का, 12th क्लास का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जाके मिलेगा आपको। Why is the gametogenesis referred equivalent to meiosis? सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ, पहले भी मैंने आपको दिया क्लास 11th में, जिन बच्चों ने नहीं किया वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा उनको, ठीक है। तो और एक चौंकाने वाली बात इसमें ये है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, जब बच्चे से एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने बच्चे नीट के एग्जाम में बैठे होते हैं, 99% बच्चे हैप्लॉइड पे टिक मार के आ जाते हैं, बट the ploidy of the spermatogonium is diploid। अभी भी आपने इमेजिन यही किया, बोला हैप्लॉइड होगा, and the ploidy of the oogonium is diploid, and the ploidy of the oogonium is diploid। अब कैसे इसको दिमाग में रखें, बात यहाँ पे क्या आती है, इसको आपको दिमाग में कैसे रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि मियोसिस करा रहे हैं आप, क्या करा रहे हैं, मियोसिस करा रहे हैं। मियोसिस इज आल्सो रेफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस इज आल्सो रेफर्ड एज
रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि अगर आप ह्यूमन का केस देख रहे हैं तो इस स्पर्मेटोगोनियम के सेल में 46 क्रोमोसोम होगा। कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे oogoनियम के सेल में कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन हैरानी के साथ ओवम जो है ये 23 क्रोमोसोम कैरी करता है और ये स्पर्म जो है ये भी 23 क्रोमोसोम कैरी करता है। ये भी क्या करता है? 23 क्रोमोसोम को कैरी करने का काम करता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो ये क्या करेगा, 23 + 23 आप कीजिएगा तो जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम होगा। जाइगोट के पास क्या होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में मैंने प्रोसेस नहीं लिखा है, मैं प्रोसेस यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, प्रोसेस को जब हम लोग लिखते हैं तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इज नोन एज, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये प्रोसेस हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। And the process of formation of ovum from oogonium is known as oogenesis. क्या होगा वो? oogenesis होगा। Which type of cell division is involved in oogenesis? Meiosis. Which type of cell division is involved in spermatogenesis? Meiosis. What is the ploidy of spermatogonium? What is the ploidy of spermatogonium? Diploid. What is the ploidy of sperm? Haploid. What is the ploidy of oogonium? Diploid. What is the ploidy of ovum? Haploid. जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर होने का क्या मतलब है? कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठे गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है मैम, एक बार फिर से बोलिए। आकांक्षा क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं आप? मैम, जो अभी आप बताई ना, एक बार प्लॉइडी। रिपीट। यस मैम। प्लॉइडी देखिए, अगर कोई एक रफ पेज में लेती हूँ कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ओवम, तो हो जाएगा हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ oogoनियम, तो डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन बच्चे जब एग्जाम देने बैठे होते हैं तो हैप्लॉइड पे टिक करके आ जाते हैं यहाँ पे, बट द प्लॉइडी विल बी डिप्लॉयड। फिर अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्म्स, तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? ये हैप्लॉइड हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछा गया मेंशन द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी। और फिर अगर आपसे पूछा जाएगा मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द जाइगोट, तो जाइगोट का मतलब ये जाइगोट पूरी दुनिया में जब भी मिलता है कहीं तो कैसा होता है? उसकी प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड। यस। आकांक्षा समझ आ गया? यस मैम। हाँ, ये बोल रही थी मैं सबसे। इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, बैक पे चाहिए। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है, इन्हीं दोनों को एग्रीगेट करके एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं।
तो मुझे गेमेटोजेनेसिस में अभी करना क्या था एक्चुअली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, सर मुझे एक छोटी सी बात वहां पे मेंशन कर देनी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस is also kind of gametogenesis in human males and oogenesis is a kind of gametogenesis in females, ठीक है। और मुझे बता देना था कि ये स्पर्म्स बनाने का काम करेगा, ये ओवम बनाने का काम करेगा। लेकिन इस चार्ट से क्या हुआ, आपका सब कुछ क्लियर हो गया, सबकी प्लॉइडी, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सारे जो क्वेश्चंस हैं किसकी प्लॉइडी क्या है, कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। एज इट इज इसको कॉपी करना है, अपने दिमाग से कोई छेड़छाड़ आपको फेर बदल नहीं करनी है। आपको नोट्स बनाने का शौक है, एक फेयर कॉपी अलग से बना लीजिए, ठीक है। क्लास वर्क के नोट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं अपना दिमाग लगा दिया। कई बार होता है बच्चे अपना इतना अच्छा दिमाग लगाते हैं कि हॉरिबल मिस्टेक करके और लेके चले जाते हैं, कहते हैं टीचर ने सिखाया हमें। तो बार बार मैं हमेशा हर क्लास में ये रिपीट करती हूँ, क्लास वर्क के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज उसको कॉपी कर लेना अपने नोटबुक पे। ये चाहिए। ऐसे यहाँ पे एक हेडिंग बना लीजिए। हो गया? नो मैम। मैम आगे चले? मैम हाँ बोलिए बीना। इससे पहले वाला मैम, इससे पहले वाला जो है इससे पहले का चाहिए? ये अच्छा, इसके पहले वाले पेज पे तो भी वर्क करना है मुझे। चलिए, इसकी डिटेलिंग मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दी है, ठीक है। अब इसको आगे फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये मैम इससे गैमेटोजेनेसिस पहले वाला जो बैक कीजिए। नहीं ये नहीं मैम, ये नहीं मैम, इससे पहले कोई पेज ही नहीं है। आगे आगे ये बोल रहे थे। इससे आगे ये नहीं मैम, आगे इससे नेक्स्ट ये एक मिनट मैम, ये स्पीड बढ़ाइए, सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ। हाँ, मुझे एक पेज 2 मिनट लगता है, आपका 10 मिनट में भी नहीं होता है, जबकि मुझे बड़ा बड़ा लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग को छोटा छोटा लिखना है कॉपी पे। आगे चलें? यस मैम। एक मिनट बिना बीच में कोई काम तो नहीं करने चली जाती है ये? मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है, या ऑफलाइन जो बच्चे बैठे वो तो फटाफट लिख लेते हैं, इसका लिखा ही नहीं होता कभी। ये मल्टीटास्किंग करती है मेरे ख्याल से।
हो गया अभी ना, आगे बढ़े। यस मैम, हो गया हो गया। चलिए अब मेरे साथ के साथ लिखिएगा, अब मैं रुकूंगी नहीं, कोई बोलेगा ये पेज कीजिए सबको म्यूट करके रख दूंगी मैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, गैमेटोजेनेसिस क्या है? द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस। इसके बारे में मैंने आपको अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे दी है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है इस गैमेटोजेनेसिस को जब आप मेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, that is known as spermatogenesis, and in female it is known as oogenesis। कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा रीजन लगता है, सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। Spermatogenesis leads to formation of sperms। Spermatogenesis leads to formation of sperms, and the oogenesis is responsible for formation of ovum। Ploidy of sperm is because of presence of 23 chromosome is equal to n means haploid, and the ploidy of ovum is also is haploid just because of presence of only one set of chromosome। यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम है उनका सिर्फ एक सेट प्रेजेंट है, उसका कोई दूसरा जोड़ा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस पूरे चार्ट की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पेज पे है, बात को समझिएगा। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो वहां पे है, देखिए इसी का इलैबोरेटेड फॉर्म है ये, समझ आ रही है बात? यस मैम। ये इलैबोरेटेड फॉर्म है, तो उतना मेरे साथ के साथ, मेरे ख्याल से अगर मैं काउंट करूं 1 मिनट मुझे लगा इतना लिखने में, आप लोग को 10 मिनट लगता है। हो गया ये, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा कीजिए, नीचे कीजिए इसको, हट जाती हूँ। यस मैम, हो गया। स्पीड बढ़ गई, अब लगता है इसने दूसरा काम छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। सत्यम का थोड़ा सा रह रहा है। अच्छा इधर ही है ना, इधर ही लिख रहा है। चलिए अब इसके आगे स्टॉप हो गया। ये स्टॉप होने का मतलब ये बंद नहीं होता है, स्टॉप होने का मतलब है इसके बाद के प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट करेंगे। लेकिन एक और बीच में, जैसे कैसे बोलते हैं बैकग्राउंड वर्क, क्या बोलते हैं हम लोग? बैकग्राउंड बोलते हैं ना हम लोग। जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन आप देखने जाते हैं, ठीक है भाई, जिन बच्चों ने परफॉर्म किया तो आप तालियां बजा के घर आ गए। उसमें किस किस का वर्क छिपा हुआ है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर का भी है, मेकअप आर्टिस्ट का भी है, स्टेज बनाने वाले का भी है, सबका रोल है ना वहां पे। एग्जैक्टली जो मोस्ट चैलेंजिंग थिंग है दैट इज गैमेट ट्रांसफर। अगर ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे हो चुका है और स्पर्म और ओवम बन के तैयार है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है जो बच्चे नोटिस करना भूल जाते हैं, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द ओवम। तो यहाँ पे ये एक फेज है गैमीट ट्रांसफर। जिस पेज पे ये लिखा है वहीं पे मेंशन कर लेंगे आप लोग। गैमीट ट्रांसफर क्या है? ये गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। और लिख लिया ये सबने? वहां पे वो एक एरो डाल के स्पर्म से ओवम की तरफ आपको गैमीट ट्रांसफर लिख देना है। और गैमीट ट्रांसफर लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको? जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी वहां पे आप लोग पढ़ेंगे, इसके लिए एक फेनोमेना होगा ना, इसके लिए कोई प्रोसेस होगा, फेनोमेना होगा गैमेट ट्रांसफर के लिए, होगा या नहीं होगा? बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन।
दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स into female reproductive tract, female reproductive tract, right? समझ आई बात मेरी? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल गैमेट्स के ट्रांसफर होने को बस क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी आया, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आएगा, फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आएगा, और नाइन्थ चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में भी आएगा, जहां पे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कराया जाता है वहां पे भी आप इसको पढ़ेंगे। तो इंसेमिनेशन भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको सिखाया है। कोई पूछे कि बताओ तुम इंसेमिनेशन का क्या मतलब समझते हो, तो आपको उसको बोलना है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल गैमेट्स का ट्रांसफर जो है वो फीमेल गैमेट तक होता है। ठीक है, कैसे होगा? बाय द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। पता है इतना, 10वीं क्लास से पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, तो अब हम लोग गैमेट ट्रांसफर जब हो गया तो फर्टिलाइजेशन इवेंट पे चलते हैं। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ है ही, बेचारा खुद ही अपना काम बता रहा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि यहाँ पे आपको लिखना है और मेंशन करना है, फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, बस यही है। मेल और फीमेल गैमेट का आप लोग क्या करा रहे हैं? यहाँ पे फ्यूजन करा रहे हैं। ठीक है, तो जब इधर से जो स्पर्म और ओवम था जब वो फ्यूज करेगा, ये ओवम है, ये क्या है? ओवम है। ठीक है, और यहाँ पे स्पर्म फ्यूज करेगा इसको जाके। ठीक है, फ्यूजन के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम्स का कॉम्पोजिशन बनता है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है द प्लॉइडी ऑफ द जाइगोट इज डिप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड है। प्लॉइडी क्या है इसकी? डिप्लॉयड है। ठीक है, जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्टेज। बच्चों से मैं पूछूं इसकी प्लॉइडी क्या है, बच्चा उसी में लिख देता है सिंगल सेल। तो जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बट इट्स प्लॉइडी इज डिप्लॉयड। बात समझ रहे हैं? ये एक सेल है, इकलौता सेल है, एक ही सेल है, लेकिन इसकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड है। क्या है प्लॉइडी इसकी? डिप्लॉयड है। इतना हो गया सबका। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या करेगा? यहाँ से अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा? ये एम्ब्रियो करेगा। जाइगोट गया। तो इसको ऐसे अगर आप लिखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं, यहाँ पे आपने लिखा जाइगोट, यहाँ आपने लिखा एम्ब्रियो, तो ये फेनोमेना क्या हो गया? इसको क्या मेंशन कर सकते हैं हम लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरह का होता है, दोनों में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल के हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको देख के, इसी को देख के लिखना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है,
यहाँ कॉपी कर देती हूँ मैं इसको देख के। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote is known as embryogenesis। हो गया? हो गया मैम। ठीक है। क्या? किसी में नहीं आता है वो, किसी वो अलग ही चीज है। काउंट उसी में कर देते हैं बिकॉज उसको 2 गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। आगे सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी, आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है। डिटेलिंग सब मुझे ही करना है ना, चैप्टर में से कुछ बचेगा उसे एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ आपको। अगर आप देखेंगे तो इतनी डिटेलिंग आपको थोड़ी दी है एनसीईआरटी वाले ने, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? बीच में आपको पैनिक होने की क्या जरूरत है? किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें, यहां तक हो गया सबका? ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी मतलब रफ का पेज भी आप समझ सकते हैं, नोट पेज भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन लिखा है, एक एम्ब्रियोजेनेसिस लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आप लोगों ने लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote is known as, क्यों लिख रही हूँ बता रही हूँ, is known as embryogenesis। It completely differs in प्लांट्स एंड, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा दोनों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। The embryogenesis is more complicated in animals than the plants। हो गया?
लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल टर्मिनोलॉजी, इसको करा के फिर क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूंगी। स्पेशल टर्मिनोलॉजी इन प्लांट्स, डे 1 से लेके, ठीक है, आपको जितनी क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी बायो में, तो मेरी जो कॉपीज आप जितनी बना रहे हैं ना, आप तो डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके अपना काम कंप्लीट करते ही जा रहे हैं। अब ये नहीं कि आके फिर लास्ट में आइए बोलिए आपने तो बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो ये नहीं कि मैंने पढ़ाया आपने पढ़ाई नहीं करी। मैं बोल रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड का नहीं होगा जो आप मेरे पढ़ाई से बाहर होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, फला क्या है, ढिमका क्या है। ठीक है, आपकी जो स्टडी है उसकी एक सीरीज है, उसकी क्या है, सीरीज है, तो उसको सीरीज में ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं आप क्लास 1 में बैठे थे वहां से सीधा चले जाइएगा 12th में। ठीक है, उसकी एक सीरीज है, उसको फटाफट करते जाइए। देखिए प्लांट्स में मैं आपको कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी सिखाने जा रही हूँ, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक यहाँ पे क्राइटेरिया लगा हुआ ये है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे प्लांट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो यूनिसेक्सुअल है। जो क्या है, बाइसेक्सुअल हो तो कहानी खत्म, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। बट अगर यूनिसेक्सुअल वाला है तो उस बेचारे के पास एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है, प्लांट में एक ऐसा फ्लावर होगा, ठीक है, दैट कैरीज ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसको हम लोग यहाँ पे, पहले मैं टर्म लिख देती हूँ, स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। और दूसरे वाले टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, स्टेमिन का मतलब है कि आप वहां पे ये एंथर प्लस फिलामेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एंथर प्लस फिलामेंट देख रहे हैं। ठीक है, पिस्टिलेट का मतलब है कि आप वहां पे ये स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी देख रहे हैं। प्लस क्या देख रहे हैं, ओवरी देख रहे हैं। ठीक है, उसको पिस्टिल बोलते हैं। ये जो यहां से यहां तक आपने बनाया है, ये एंथर प्लस फिलामेंट को हम लोग स्टैमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमिन बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट को पिस्टिल बोलते हैं, PISTIL। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे रटना नहीं है, इसको देख के हम लोग लिख देते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर हम लोग उसको बोलते हैं द फ्लावर which contains only male reproductive part, male reproductive part, that is stamen, is known as staminate फ्लावर। कोई दिक्कत किसी को, जो सिर्फ स्टैमिन कैरी करेगा उसको हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। इसका उल्टा करके इधर लिख देती हूँ, द फ्लावर
which contains only female reproductive part, that is pistil, is known as pistillate flower. Pistillate flower. चलिए जल्दी कीजिए इसको, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूंगी। सबका हो जाए तो बता दीजिएगा, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूंगी। हो गया मैम। हो गया है मैम। ठीक, चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, लास्ट वाले पेज को। क्वेश्चंस लिख देती हूँ। क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन कॉपी चेंज कर लीजिए और इसको अलग रख दीजिए, मैं अभी चेक कर देती हूँ। शुरू से जो पेजेस हैं वो देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 चलिए differentiate between staminate and distillate flower. सेकंड क्वेश्चन लिखिए। Mention the parts of pistil. इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है,
ये बनाना है और इसको ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी आर कलेक्टिवली नोन एज पिस्टल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को एक साथ ऐड करके कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द टाइप ऑफ cell division involved in embryogenesis। क्या होगा? Zygote is a diploid structure। Zygote is a diploid structure। ठीक है, माइटोसिस। हाँ वेरी गुड। यही इसको अपना नंबर इंक्रीज करना है, 46। आपकी बॉडी के जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल है सबके पास 46 क्रोमोसोम है। तो मैंने पूरे क्लास में मियोसिस पढ़ा है, इसका ये मतलब नहीं इसका आंसर भी मियोसिस हो जाएगा। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है। कोई आपसे पूछे एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर ये एम्ब्रियो आप बना रहे हैं जाइगोट से, तो इसमें जो आपका सेल डिवीजन लगेगा दैट इज माइटोसिस। दैट इज चैप्टर सॉरी क्वेश्चन थर्ड का आंसर माइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखिए। Why is the gametogenesis referred equivalent to meiosis? क्योंकि मियोसिस ही वो सेल डिवीजन है जो गेमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल को अगर मियोसिस बंद हो जाए दुनिया में गेमेटोजेनेसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन लिखिए। Which type of cell division is involved in formation of ovum from ओगोनियम? क्या होगा आंसर? मियोसिस। ठीक है, वेरी गुड। 6 क्वेश्चन लिखिए। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन गैमेटोजेनेसिस। जितना मैंने आपको सिखाया आज की क्लास में, चार्ट पॉइंट सब डाल के उसको बनाइए अच्छे से। ब्लैंक लेके नहीं आना है, सबको करके आना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन लिखूं? हो गया यहाँ तक सबका? हाँ कर लीजिए, नोट्स वाली कॉपी दीजिए। क्वेश्चन है ये ना, सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए।
which event in कर लीजिए, which event in sexual reproduction involves embryogenesis. अब क्या होगा आंसर? Post fertilization event. हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसमें सिर्फ आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लिखना है बस। 8वां क्वेश्चन लिखिए, नेम द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। क्या होगा आंसर इसका? एंथर एंथर फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट। याद आ गया? ठीक है, डिफाइन insemination. The process or phenomena of transfer of male gametes into female reproductive tract is known as insemination. Describe events in sexual reproduction. ठीक है, which event in sexual reproduction involves embryogenesis? ये देखिए, embryogenesis किस में हो रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, अब आ गया समझ में? Thank you, ma'am. चलिए, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.